यहाँ पे एक चीज है, एक समझेंगे हम थोड़ा एग्जांपल से। अगर नंबर ऑफ एप्पल्स लेंगे, यहाँ पे हम नंबर ऑफ एप्पल्स 0 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह से हम लेंगे टोटल यूटिलिटी और ये है मार्जिनल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगी। अब पहले यूनिट में टोटल यूटिलिटी 20 यूनिट्स मिल रही है, दूसरे में 35 मिल रही है, तीसरे में 48 मिल रही है, चौथे में 60 मिल रही है, फिफ्थ में भी 60 मिल रही है। मान लो ये, अब ये देखो, ये तो यहाँ पे 20 ही आ जाएगी, 20 प्लस 30 10 15, यहाँ पे 15 आ जाएगी। 45 प्लस 5 हो गया 40, 48 हो गया 13, यहाँ पे 13 आएंगी। फिर यहाँ पे 12 आएगा, तो फिर यहाँ पे 0 आएगा। फिर इसके बाद अगर इसने दूसरा यूनिट स्टार्ट कर दिया, तो अगर इसने और मान लेते हैं इसने सिक्स्थ यूनिट अब इसने मतलब कंज्यूम किया, जब ये सिक्स्थ यूनिट कंज्यूम करेगा तो मान लेते हैं इसकी 58 है। तो यहाँ पर ये एक टेबल है। अब इस टेबल को समझने की कोशिश करेंगे। देखो, इस टेबल को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो टेबल है, पहले ही हमने लिया नंबर ऑफ एप्पल्स, ये है कमोडिटी के डिफरेंट यूनिट्स, ये है टोटल यूटिलिटी और ये है मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी आपको पता ही है कि टोटल सेटिस्फेक्शन, और मार्जिनल यूटिलिटी पता ही है कि जब हमने एडिशनल यूनिट, जैसे मान लो यहाँ पे पहला एप्पल जब हमने खाया तो 20 यूनिट्स है, ये टोटल सेटिस्फेक्शन है। अब जब हमने दूसरा एप्पल खाया तो 35, अब इसका जो डिफरेंस है 20 माइनस 35 वो बन गया 15। दैट मीन्स कि जब हमने सेकंड यूनिट कंज्यूम किया वहां से हमें कितनी यूटिलिटी मिल गई, मतलब 20 से बढ़ गई 35, तो 15 यूनिट्स का इंक्रीज हुआ, तो वो है सक्सेसिव यूनिट का जो यूटिलिटी है, तो उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो ये टेबल है। अगर आप इस टेबल की तरफ देखेंगे, इस टेबल की तरफ अगर आप ध्यान देंगे, तो जैसे जैसे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे हम ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ये जो टोटल यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है। देखो 20 35 48 60, मगर इट इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। तो पहला जो पॉइंट है एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, ये पहले पॉइंट्स ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें, कि जब विद कंजप्शन, ये जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये पॉइंट्स पूछे जाते हैं, विद कंजप्शन टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, ये पूछे जाते हैं बाज़ाबिता। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, डिफरेंट एसएसबी के, नाबार्ड के या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जो एग्जाम्स होते हैं उसमें इकोनॉमिक्स में ये पूछे जाते हैं। विद कंजप्शन, जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ जाएगी, टोटल यूटिलिटी विल इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। देखो डिक्रीजिंग रेट पे ही है ना, पहले में 20 है, सेकंड में 35 है, फिर 48 है, बढ़ तो रहे हैं लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे, ठीक है। पहले में 15 बढ़ा, दूसरे में 13 बढ़ा, तीसरे में 12 बढ़ा। तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज विद कंजप्शन एट डिक्रीजिंग रेट। और मार्जिनल यूटिलिटी जो है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस, वो पहले से ही होती है डिक्रीज विद कंजप्शन। तो यहां से दो चीजें पता चली, एक ये कि विद कंजप्शन टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, एंड विद कंजप्शन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस। कंजप्शन के साथ साथ मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हुई है। असल में ये मार्जिनल यूटिलिटी ही है जो डिक्रीज हो रही है, उसकी वजह से टोटल यूटिलिटी कम हो रही है, उसकी वजह से टोटल यूटिलिटी कम हो रही है। तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है एट डिक्रीजिंग रेट, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है पहले से ही विद कंजप्शन। और यहाँ पे एक पॉइंट आता है जहां पे टोटल यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम है। जब ये सिक्स्थ यूनिट कंज्यूम कर रहा है, इसकी जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम है, और टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम है, आप देखोगे उसी टाइम पे जो मार्जिन वो 0 है। तो यहाँ से एक और चीज पता चला कि टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी उस टाइम जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 होगी। ये आपको सीधे क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है एंट्रेंस के लिए कि व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, इसका कुछ भी आपको वैल्यू दिया होगा, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी विल बी 0। तो दैट मीन्स जो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी है, इनकी जो आपस में रिलेशन है वो इनवर्स है। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की जो आपस में रिलेशन है वो क्या है, ये है। तो टोटल यूटिलिटी 60 है, मैक्सिमम है, मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। आप अपने दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट आपने ये सीखा कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है विद डिक्रीजिंग रेट, दूसरा आपने ये समझा कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है विद कंजप्शन।
तीसरा आपने ये समझा कि टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है। फोर्थ पॉइंट हमने ये समझा कि टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी आर इनवर्सली रिलेटेड। इसके बाद चलो आगे, इसके बाद जब ये कंज्यूमर जो है 6th यूनिट से 7th यूनिट कंज्यूम कर रहा है, अब जब ये 7th यूनिट कंज्यूम करेगा इसकी जो यूटिलिटी है वो तो डिक्रीज होगी टोटल यूटिलिटी, और साथ में जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव में चला जाएगा। दैट इज व्हाट वी कॉल एज डिसयूटिलिटी। इसको हम डिसयूटिलिटी कहते हैं, इसी को हम डिसयूटिलिटी कहते हैं। तो डिसयूटिलिटी मतलब क्या है? डिसयूटिलिटी मतलब कि जब कंज्यूमर एक पॉइंट पर पहुंच गया जहां पे इसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के बाद जब इसने सक्सेसिव जो यूनिट्स है कमोडिटी के कंज्यूम किए तो इसकी जो यूटिलिटी है वो डिक्लाइन हो जाएगी। जो अब यूटिलिटी डिक्लाइन हो गई उसको हम डिसयूटिलिटी कहते हैं, और यहाँ पे जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो नेगेटिव में चली जाती है। तो इसका और एक पॉइंट हमें पता चला, वो ये पता चला कि जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है उसके बाद, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है उसके बाद कोई भी यूनिट कंज्यूम करने पे जो टोटल यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी डिक्लाइंस। और यहां से ये पता चला कि व्हेन टोटल यूटिलिटी डिक्रीजेस मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव। ये और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि जब टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होगी, तो अब अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि टोटल यूटिलिटी, जब आपकी टोटल यूटिलिटी डिक्लाइनिंग है तो आपको यही से पता चल जाएगा कि हमारा जो आंसर होगा, हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी का जो आंसर होगा वो नेगेटिव में होगा। तो टोटल यूटिलिटी जब डिक्लाइन होगी, क्योंकि अब इस इंसान ने, अब इस पर्सन ने जब कंज्यूम किए हैं, जब इसने हाईएस्ट लेवल पे ये कंजप्शन की पहुंच चुका है, इसकी जो पॉइंट ऑफ सैचुरेशन वो है आ चुका है, अब जब ये फर्दर कंज्यूम करेगा तो उसकी वजह से जो इसकी टोटल यूटिलिटी है वो डिक्लाइन होगी, और साथ साथ जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव में आना स्टार्ट। नेगेटिव का मतलब है, नेगेटिव का मतलब ये है कि अब जो सक्सेसिव यूनिट्स जो है कमोडिटी के, वहां से आपको यूटिलिटी नहीं मिल रही बल्कि आपको डिसयूटिलिटी मिल रही है। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चली। इसके बाद है ये जो मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है, ये लॉ हमें बहुत सी जो है इंपॉर्टेंट डिसीजंस में हमें हेल्प करता है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में हमें मदद। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एक कंपनी है, एक कंपनी जो है इसके, अच्छा ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ये हमें हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। जैसे और स्पेशली ये एक जो कंपनी है, एक इंस्टीट्यूट है, उसकी जो वर्कफोर्स है उसको स्ट्रक्चर करने में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे एक कंपनी है या एक इंस्टीट्यूट है, इसमें अगर मान लो इसमें मतलब जो ये क्या कहते हैं इसके जो असिस्टेंट्स, मान लो इसके असिस्टेंट्स दो काम कर रहे हैं, इस कंपनी में 2 असिस्टेंट्स काम कर रहे हैं, ठीक है। ये जो असिस्टेंट्स है ये अच्छा काम कर रहे हैं। अब अगर ये चाहता है, इसका जो ओनर है ये चाहता है कि मैं 3rd असिस्टेंट लगाऊं, अब ये चाहता है कि मैं 3rd असिस्टेंट लगाऊं, तो यहाँ पे उसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी गाइड करेगा, एलडीएम उसको गाइड करेगा। अगर इसका जो काम है, अगर जो इसकी जो सारी वर्क है 2 असिस्टेंट से अच्छे से चल रहा है, तो अब इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बताएगा कि अरे भाई अगर आपने 3rd असिस्टेंट किया ऐड, उसकी वजह से जो आपका काम है उसमें जो यूटिलिटी है वो नहीं बढ़ेगी, उसकी वजह से यूटिलिटी आपकी नहीं बढ़ेगी, बल्कि आप का ये जो डिसीजन है ये गलत होगा। आपके जो रिसोर्सेज है वो ज़ाया हो जाएंगे। तो ये इसको गाइड करेगा कि अगर आपके असिस्टेंट्स लगाने हैं तो असिस्टेंट्स जो 2 असिस्टेंट्स काम कर रहे हैं उनकी वजह से जो यूटिलिटी है वो अच्छी आ रही है, जो सेटिस्फेक्शन है वो अच्छी आ रही है। तो अब ये सोचेगा कि अगर इसने 3rd असिस्टेंट लगाया, अगर 3rd असिस्टेंट लगाने से इसकी जो यूटिलिटी है या इसका जो काम है वो उसमें ऐड हो गया, उसमें जो यूटिलिटी है इसके काम में अकॉर्डिंगली जो इसका काम होगा उसमें अगर जो सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ गई तो ये 3rd को हायर करेगा। अब अगर इसके 3rd जो है असिस्टेंट लगाने की वजह से यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन या काम में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो तब यहाँ पे इसको गाइड कर रहा है एलडीएमयू की जो ये 3rd असिस्टेंट है ये आप मत लगाओ। इसी तरह प्राइसिंग में, अगर आपकी प्राइसिंग जो है गुड्स की, प्राइसिंग में भी आपको हेल्प करेगा ये, प्राइसिंग सेट करने में या प्राइसिंग
ये हम कह सकते हैं कि ये प्राइसिंग को भी अफेक्ट करता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक जो मतलब आइसक्रीम, एक आइसक्रीम की फैक्ट्री है जो आइसक्रीम बनाती है। अब ये जो आइसक्रीम बनाते हैं तो बेचते हैं। अब जो कंज्यूमर्स जो है वो फर्स्ट यूनिट्स जो खा रहे हैं, जो पहले वो आइसक्रीम खा रहे हैं, उनमें सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है। तो जितनी सेटिस्फेक्शन है, जितनी यूटिलिटी है, प्राइस भी उतना ज़्यादा है। जब एक चीज़ की जो कंजप्शन है वो बढ़ जाएगी, उस चीज़ में सेटिस्फेक्शन लोगों को ज़्यादा मिल रही है तो उसको खरीदेंगे भी ज़्यादा, और उसको जब ज़्यादा खरीदेंगे भी तो उसका प्राइस भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब क्या मसला है? मसला ये है कि अगर ये आइसक्रीम की जो फर्स्ट यूनिट्स, कोई आइसक्रीम है इनकी, कोई मतलब चॉकलेट आइसक्रीम या कोई भी ये देते हैं कंज्यूमर्स को, तो कंज्यूमर्स उस आइसक्रीम को कंज्यूम करते हैं, वहाँ से उनको बड़ी ज़बरदस्त सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो जहाँ से उनको अच्छी सेटिस्फेक्शन मिलती है, जहाँ से उनको अच्छी यूटिलिटी मिल रही है, तो वो उस जो प्रोडक्ट है, उस कमोडिटी को वो ज़्यादा प्रेफर करेंगी और उसमें वो पैसे भी ज़्यादा खर्च करेंगे। तो ऐसे जो है LDMU प्राइसिंग को अफेक्ट करता है कि फिर जो कंपनी है, फिर जो कोई इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, तो वो पहले उन चीज़ों को तैयार करते हैं और उन चीज़ों का प्राइस ज़्यादा सेट करते हैं। उनको प्राइस जो है उनका वो हाई रखते हैं उन कमोडिटीज़ का जिनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं कंज्यूमर्स। क्योंकि जब कंज्यूमर्स पहले जो यूनिट्स वो कंज्यूम करते हैं, उन पहले यूनिट्स से उनकी जो सेटिस्फेक्शन है वो बड़ी अच्छी मिल रही है। तो पहले यूनिट्स का उनको सेटिस्फेक्शन जब ज़्यादा मिल रही है तो पहले यूनिट्स को प्राइस ज़्यादा लगाएंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बिरयानी, आप बिरयानी खाने गए तो आपने पहला प्लेट मांगा। जब आपने पहला प्लेट मांगा तो इसका जो प्राइस होगा वो अच्छा होगा, हाई प्राइस होगा। दैन कि जब आप दूसरा प्लेट खाते हो, क्यों? क्योंकि जब पहला प्लेट होगा उसमें आपकी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगी। उसके ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलने पे आप जितना आपको प्राइस मांगा जाएगा आप उतना प्राइस दे दोगे। लेकिन जब आपने पहला प्लेट खाया, आपका पेट जब भरा, आपकी जब भूख मिट गई, आपकी जो वांट है वो सेटिस्फाई हो गई, अब अगर आपके दूसरे प्लेट पे वो उतना ही प्राइस लगाएंगे जितना उसने पहले प्लेट पे दिया होगा, हाफ या फुल बिरयानी, तो कोई पर्सन प्रेफर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो उसके लिमिट या उसकी सेटिस्फेक्शन जो है वो मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच चुकी होती है। तो कहने का ये मतलब है कि ये प्राइस भी अफेक्ट करता है, प्राइस भी डिटरमाइन करता है। तो इसी तरह से कोई भी डिसीजन, मतलब एक इंडस्ट्री ले सकती है कि उसको कौन सा प्रोडक्ट उसको बनाना है, प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने में भी हेल्प करेगा। क्योंकि जिन प्रोडक्ट से कंज्यूमर्स पर ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है उन प्रोडक्ट्स को वो चूज़ करेंगी। अरे भाई ये प्रोडक्ट्स है जो कंज्यूमर्स प्रेफर कर रहे हैं, इस पर उनको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रही है, इन प्रोडक्ट्स पे वो ज़्यादा पैसा देना चाहते हैं या दे सकते हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को, उन चीज़ों को एक जो इंडस्ट्री है वो सिलेक्ट करेगी, उनको वो प्रोड्यूस करेगी। तो यहाँ से इनको एक आइडिया मिलता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी जो है ये इनको गाइड करता है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। क्योंकि जिस प्रोडक्ट पे मार्केट में सेटिस्फेक्शन मिल रही है कंज्यूमर्स को, उसी पे वो पैसे खर्च करेंगी, तो वही आप सिलेक्ट करो और वही प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दो। तो ये था शॉर्ट अबाउट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा।